कि काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली इसको अपना सेफ हाउस समझते हैं। सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल को रवाना किया। बहुत बड़ी मात्रा में फोर्सेस गए थे और बहुत अच्छा इन्होंने एक सफल ऑपरेशन किया है। यहाँ पे जितने नक्सली कम होते हैं बस्तर या महाराष्ट्र से, उतने ही और आ जाते हैं। पूरे देश में माओवादियों के खिलाफ सघन ऑपरेशन जारी हैं और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक सिलसिलेवार कई शीर्ष माओवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो नई खबर आई है वो बालाघाट क्षेत्र की है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां 14 जून को 4 माओवादी मारे गए हैं। हालांकि ये घटनाक्रम 14 जून का है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको समझ में आएगा। मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी बात करने की आवश्यकता है, इसीलिए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जो 14 जून को मुठभेड़ हुई बालाघाट में, उस मुठभेड़ में मध्य प्रदेश में अपने तरह का बिल्कुल अलग ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया, जिसमें जीआरबी के जो गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट डिवीज़न है माओवादियों का एमएमसी जोन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही 4 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए। वहाँ के एसपी आदित्य मिश्रा का बयान आप सुनिए सबसे पहले, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये ऑपरेशन किन मायनों में महत्वपूर्ण है। पचामा दादर के जंगलों में लगातार इस प्रकार के इनपुट आ रहे थे कि काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली इसको अपना सेफ हाउस समझते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेट किया था। इसमें हॉक फोर्सेस, जिला पुलिस बल के साथ साथ कोबरा की यूनिट्स जो हैं, सीआरपीएफ की यूनिट्स हैं, हमने कंबाइंड ऑपरेशन किया था। बहुत बड़ी मात्रा में फोर्सेस गए थे और बहुत अच्छा इन्होंने एक सफल ऑपरेशन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि करीबन 56 लाख के 4 इनामी नक्सली जो हैं वो मार गिराए हैं। और बाकी बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ज़्यादा है कि उन्होंने जिसको एक फोर्ट्रेस समझ रखा था, क्योंकि जंगल के बड़े इन डेप्थ ऑपरेशन था, करीबन 8 किलोमीटर अगर देखें अपन एरियल डिस्टेंस में, तो जंगल के अंदर था। और शायद नक्सलियों को इस प्रकार का लगता था कि यहाँ पर हमें पुलिस अप्रोच नहीं कर सकती है। आज से पहले पचामा दादर के घने जंगलों में 2012 में एक ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद कई बार प्रयास हुए, परंतु इस बार फोर्सेस ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इंटेलिजेंस को गैदर करने के साथ साथ उसको रीओरिएंट करना, और लाइव ऑपरेशन में एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें सामने आई कि कैसे ऑपरेशन को मोल्ड किया जाता है। ऑपरेशनल चलते वक्त अगर इंटेलिजेंस शिफ्ट होती है तो कैसे उसको फोर्सेस शिफ्ट करती है, ये बहुत एक अच्छा उदाहरण प्राप्त हुआ है। मारे गए नक्सलियों में वर्तमान में जो हमारे पास जानकारी है उसमें रीता नाम की जो नक्सली है, ये कोरची महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिला जो आता है वहाँ की रहने वाली है। इसके साथ साथ साउथ बस्तर जो रवि करके है वो साउथ बस्तर का रहने वाला है। और अन्य जो नक्सली हैं ये नारायणपुर के संभवतः जानकारी प्राप्त हो रही है, परंतु अभी उसका वेरिफिकेशन करवाया जाना है। क्या लगता है मार्च 2026 तक के नक्सलवाद मध्य प्रदेश में भी खत्म हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग की पूरी फोर्स की और मध्य प्रदेश पुलिस की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और हमारे डीजीपी साहब की, सबकी ये हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि मार्च 2026 की जो डेडलाइन है हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। और इसी के साथ साथ जो मैं बता रहा था कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, तो आइडियोलॉजिकल एरिया में कैसे हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, इनके नैरेटिव्स को काउंटर नैरेटिव्स देना, समय पे इनके नैरेटिव्स को तोड़ना, और जो गलत ये लोगों के बीच में भ्रांति फैलाते हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है, जबकि आप देखेंगे कि हमने अभी तक के कोई भी ऐसे न्यूट्रलाइजेशन के मामले ऐसे नहीं आए जिसमें पता चला हो कि भाई ये नक्सलाइट नहीं था और बाद में बताया गया हो। तो मुझे लगता है कि हम अपनी इस ईमानदारी के साथ, इस डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ, और जो हमें ट्रेनिंग मिली है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और भविष्य में भी इस प्रकार के अच्छे ऑपरेशंस होने के साथ साथ प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या में नक्सली सरेंडर भी होते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो सरेंडर होते हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, मेरी प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है कि उनको सुरक्षित रख के जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत जो भी उनको प्रावधान रहते हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। तो आपने सुना आदित्य मिश्रा का बयान, जो कि ये बता रहे थे कि अपनी तरह का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें रियल टाइम लोकेशंस के जरिए जवान घेराबंदी कर ऑपरेशन कर रहे थे, और जैसे जैसे माओवादियों की लोकेशन चेंज हो रही थी वैसे वैसे उनकी घेराबंदी जवान करने में कामयाब रहे। ये उस जगह ऑपरेशन हुआ जहां आमतौर पर पुलिस पहुंचती नहीं थी, और माओवादियों को इसी बात का गुमान था कि शायद पुलिस यहाँ नहीं आएगी, और इस वजह से वो इस घेराबंदी में घिरा गए, एक चपेट में आ गए। और उसके बाद जो है 600 के करीब की संख्या में जवानों ने इस घेराबंदी को अंजाम दिया, और मुठभेड़ में 4 माओवादियों के शव मौके से बरामद किए गए। जो शव बरामद किए गए उनको देखने पर उन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि काली वर्दी पहने हुए ये नक्सल्स हैं, जो कि पता चलता है कि आमतौर पर जो वेल ट्रेंड नक्सल्स होते हैं वो इस तरह की वर्दियों का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लंबे समय से इस एरिया में किसी बैठक की तैयारी कर रहे थे, जो कि इनके प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र मिलता है। मैं आपको प्रेस नोट पढ़ के बताता हूं जो मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने जारी किया है। इससे क्या डिटेल निकल सकती है समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रेस नोट में बालाघाट पुलिस बताती है कि थाना रूपझर चौकी सोनेवानी अंतर्गत
पचामा दादर कटे झरिया के जंगल में जीआरबी डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की सूचना पर हॉक फोर्स, जिला पुलिस व सीआरपीएफ बल द्वारा 13 और 14 जून की दरमियानी रात लगातार पाचमा दादर और कटेझरिया के जंगल में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नक्सलियों द्वारा उक्त ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हताहत करने और उनके हथियार लूटने की नीयत से पुलिस बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए सूझबूझ और नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में 4 हार्डकोर माओवादियों के मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। मौके से एक ग्रेनेड लॉन्चर, एक SLR राइफल, 2 315 राइफल, .315 राइफल जो होती है और साथ ही सैकड़ों की तादाद में गोला बारूद, वाकी-टाकी सेट, नक्सल साहित्य सामग्री आदि बरामद किए गए हैं। यदि ये सैकड़ों की संख्या में बरामद किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि नक्सली यहाँ कैंप कर रहे थे और तैयारी में थे कि ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पर उनकी बैठक ली जाए। आपको ध्यान होगा, बसवराज की मौत के बाद माओवादी जगह जगह शहीदों को याद करने के लिए लगभग 1 महीने का एक लंबा कार्यक्रम कर रहे हैं। संभवतः इस तरह का कार्यक्रम MNC जोन के जीआरबी डिवीजन के अंतर्गत बालाघाट में चलाया जाने की तैयारी की जा रही होगी, जिस पर पुलिस ने मौके पर ये कार्रवाई की। आगे जो पुलिस का प्रेस नोट है वो ये बताता है कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में दिनांक 14/6/2025 तक 10 हार्डकोर माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। यानी मध्य प्रदेश में भी साल 2025 में अब तक जो 10 माओवादी कैडर हैं वो मारे गए हैं और इससे पहले भी अगर आप देखें तो 2022 में सर्वाधिक 6 माओवादी कैडर मारे गए थे। यानी कि हर साल संख्या यहाँ कम है क्योंकि केवल 3 ही जिले मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित हैं और इन जिलों में लगातार सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, यहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है और स्पेशलाइज्ड फोर्स भी लंबे समय से यहाँ पर तैनात की गई है। तो साल दर साल ये नक्सली यहाँ इस तरह से मारे जा रहे हैं, जिसका सिलसिला 14 जून को भी जुड़ गया है, जब 4 माओवादियों के शव मौके से बरामद किए गए हैं। यहाँ पर ये भी वो बताते हैं कि वर्तमान में 600 से अधिक की संख्या में हॉक फोर्स, जिला पुलिस बल व सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग अभियान संचालित कर रहे हैं। ये खबर आने तक तो ये सर्च अभियान खत्म हो गया था। इस मुठभेड़ के बाद और कोई नक्सल वहाँ से बरामद नहीं किया गया, उसका शव या घायल अवस्था में उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है, इसमें जो ये संख्या है वो ये बताती है कि छत्तीसगढ़ की तरह ही इसी मॉडल में माओवादियों की मौजूदगी के बाद घेराबंदी की जा रही है। सैटेलाइट या ड्रोन्स के जरिए जो लाइव लोकेशंस हैं वो मिल रही हैं और एक पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर, घेराबंदी कर, जो फॉरेस्ट है उसमें या हिल है उसमें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से माओवादियों को बच निकलने का मौका मौके से नहीं मिल रहा और एक के बाद एक पुलिस को कामयाबी मिल रही है। इससे पहले की मुठभेड़ों में ये बात आती थी कि जंगल का फ़ायदा उठाकर माओवादी भाग निकलने में कामयाब रहे और इसी का तोड़, इसी गुरिल्ला वॉरफेयर का तोड़ पुलिस ने इस बड़ी घेराबंदी के अभियानों के ज़रिए तलाशा है, जिसमें रियल टाइम लोकेशन से ज़रिए ऑपरेशन के मामले में मध्य प्रदेश में ये पहला ऑपरेशन है, जो कि एसपी बताते हैं। अब वहाँ के आईजी जो संजय कुमार हैं, उनका बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं और उसमें वो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या जिक्र कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो कटेझरिया और पचामा का जंगल है उसमें नक्सलियों का मूवमेंट है, तो हमने लगभग 600 की संख्या में होप, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल को रवाना किया पूरे एरिया की गहन सर्चिंग के लिए। फिर परसों उसमें सर्चिंग पार्टीज और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष 3 महिला, सभी एसीएम रैंक के हैं और उनके ऊपर टोटल जो इनाम है वो 56 लाख का है। इसमें 3 बस्तर के हैं और 1 महिला नक्सली गढ़चिरौली की है। काफ़ी ऑटोमेटिक वेपन जैसे SLR जब्त हुआ, ग्रेनेड लॉन्चर, 315 बोर की 2 राइफल, 1 अन्य राइफल, काफ़ी मात्रा में एमुनिशन बरामद हुआ और भी बहुत सारा वॉकी टॉकी, IED बनाने का सामान, डेटोनेटर, लिटरेचर और काफ़ी जो दैनिक यूज की चीज़ें हैं वो काफ़ी मात्रा में हमें मिली। उसके बाद कुछ जो नक्सली वहाँ से भागने में सफल रहे हैं तो उनको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। अब भी हमारी बहुत सारी पार्टियां जंगल में ऑपरेशन में लगी हुई हैं और बालाघाट में इनके ऊपर प्रेशर बहुत है। यहाँ का ये है, आप सभी बालाघाट के बारे में जानते हो, यहाँ पे जितने नक्सली कम होते हैं
बस्तर या महाराष्ट्र से उतने ही और आ जाते हैं। तो संख्या इनकी जो है ना एक जैसी बनी रहती है। लेकिन अभी क्योंकि बस्तर में भी काफ़ी प्रेशर है और वहाँ भी रिक्रूटमेंट बहुत कम हुआ है, तो आगे इस स्थिति में भी सुधार होगा। तो आपने सुना संजय कुमार की बात। वे कहते हैं कि जब जब मध्य प्रदेश में नक्सली कम होते हैं तो कहीं ना कहीं से निकलकर जो नक्सली हैं वो पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। पर हकीकत ये है कि जो माओवादी हैं वो इंटर स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सीमाओं को पालन नहीं करते। और इतना ही नहीं, माओवादियों ने इस पुलिस क्षेत्र में जो जोन है वो भी बना रखी है, जिसे एमएमसी जोन कहा जाता है। साल 2016-17 के आसपास माओवादियों ने इसके गठन की तैयारी शुरू की थी। उस वक्त विस्तार दलम के नाम से जो संगठन भेजा गया था उसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के माओवादी शामिल थे। इस वजह से क्योंकि महाराष्ट्र के सीमा से लगे मध्य प्रदेश के हिस्से में और छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उस पूरे एरिया को कवर करते हुए इस एरिया में एक नक्सल फ्री जोन डेवलप करने की तैयारी थी, जहां उनके स्थानीय मुद्दे, छुपने के ठिकाने और भविष्य में एक आधार इलाका तैयार करने की स्थितियां बेहतर हो सकें और अन्य अंतर्राज्यीय सीमाओं तक पहुंचने की सुविधा उन्हें हासिल हो सके। इस वजह से एमएमसी जोन बनाया गया। उस वक्त दरबा डिवीजन से सुरेंद्र, जो कि सचिव था, उसे 2016-17 के दौरान यहाँ से भेजा गया था। झीरम हमले के बाद जो सुरेंद्र था वो एमएमसी जोन में लगातार सक्रिय था और राजनांदगांव क्षेत्र में कई बार उसकी मौजूदगी की सूचना मिली, जिस पर कई बार राजनांदगांव और कवर्धा की तरफ से भी ऑपरेशन संचालित किए गए थे। तो 2016-17 से इस जगह पर ये सारे के सारे जो टीम्स थी वो वहाँ पहुँची, उन्होंने ऑपरेशन तैयार किया, लोकल कैडर्स की भर्ती शुरू की। पर महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत वैसा जो महाराष्ट्र से जो टीम गई थी उसने यहाँ पर संगठन बनाना शुरू किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा सफलता जो फोर्सेज, जो माओवादियों की जो टुकड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिली। और इसी की वजह से ये हुआ कि माओवादियों ने तय किया कि जो सुरक्षित कॉरिडोर है उसको पहले चिन्हित करना आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने कान्हा जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ से लेकर के भोरमदेव, कवर्धा का जो रिजर्व है, वो वहाँ तक इस फॉरेस्ट को एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना शुरू किया। और केबी, कवर्धा और भोरमदेव, जो कान्हा और भोरमदेव, इसके लिए एक डिवीज़न बनाने की तैयारी की गई। बाद में जीआरबी डिवीज़न बनाया गया और इस पूरे एरिया में जो इन 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर कवर्ड तरीके से काम करने की कोशिश इस डिवीज़न के ज़रिए शुरू की गई। आर्म्ड कैडर्स को यहाँ पर तैनात किया गया। स्थानीय स्तर पर कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिला, लेकिन अपेक्षाकृत सफलताएं नहीं मिली। आपको ध्यान होगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नक्सलियों ने हत्या की थी और उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि पुलिस को पता था कि नेशनल पार्क एरिया में दाखिल होने के बाद माओवादियों की सर्च जो है वो आसान नहीं होगी। और इसके बाद सिलसिलेवार ऑपरेशन में एक के बाद एक यहाँ पर माओवादियों के खिलाफ स्ट्रेटेजिक जो कैंप्स हैं वो तैनात किए गए और धीरे धीरे ऑपरेशंस के ज़रिए वहाँ से माओवादियों को भी समेटना शुरू हुआ, जिसका एक चरण आपने 14 जून को देखा, जिस पर बालाघाट पुलिस का ये बयान सामने आया। अब जो वहाँ के आईजी हैं उनके बयान, संजय कुमार का जो बयान है वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश या एमएमसी जोन की बात करें, बल्कि आप आंध्र उड़ीसा बॉर्डर की बात करें या बिहार झारखंड की बात करें, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के नक्सली लगातार मौजूद रहे हैं। हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उड़ीसा गरियाबंद के इलाके में भी जो मुठभेड़ें हुई हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के माओवादी वहाँ पर मिले हैं, क्योंकि वर्षों से जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है या दंडकारण्य का माओवादियों का क्षेत्र है, ये माओवादियों की नर्सरी कहा जाता रहा है। यहाँ बच्चा बड़ा होने से के साथ धीरे धीरे माओवादियों को ही सरकार की तरह देखता रहा, उनके आधार क्षेत्र में उनकी ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए तैयार हुआ और बाद में बड़ा होकर अलग अलग राज्यों में माओवादी संगठन चलाने चला गया। छत्तीसगढ़ सरकार के पास इनके लिए रिक्रूटमेंट की सुविधा नहीं रही, लेकिन माओवादी अलग अलग राज्यों में अपने संगठन में इन्हें रिक्रूटमेंट देते रहे। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमएमसी जोन की अगर बात करें तो ये जोन अपेक्षित तौर पर कभी भी जो तीनों राज्यों की पुलिस है उन पर एक तरफा हावी नहीं हो सका। लेकिन अगर ये कॉरिडोर डेवलप होता तो नक्सलियों के लिए बहुत काम का था, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है उस लिहाज से भी ये जोन काफ़ी महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर
जो इसके प्रभारी थे दीपक तेलतुंबड़े, उनकी मौत हुई थी। अन्य 27 साथियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था और ये तगड़ा झटका था। इसके बाद से एक तरह से एमएमसी जोन का जो अस्तित्व है वो लगभग मान लिया गया कि अब उसके सर्वाइव करना काफ़ी कम मुश्किल है। और यही वजह है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में आप मुठभेड़ में देखेंगे तो उसके बाद से नक्सली मारे जा रहे हैं। इनके लिए कोई सीनियर कैडर की मौजूदगी की सूचना वहाँ पर सामने निकल कर नहीं आ रही है। इसका मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में नक्सली फ़िलहाल एमएमसी जोन में नहीं है। पर इसका मतलब क्या ये है कि साल 2016-17 के बाद ही मध्य प्रदेश में माओवादियों की सक्रियता हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन 1999 के परिवहन मंत्री थे लिखीराम कावरे, लांजी विधानसभा में, इनकी हत्या माओवादियों ने कर दी थी बेहद बेरहमी से। 1999 में ये घटनाक्रम हुआ था। और अगर आपको ध्यान होगा, जहाँ तक अगर मुझे याद पड़ रहा है, शायद 2 दिसंबर का दिन रहा होगा। परिवहन मंत्री थे, आदिवासी नेता थे, और ये जब अपने घर आकर रुके हुए थे तब चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई, घर से बाहर निकाला गया और कुल्हाड़ियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई। बहुत बेरहमी के साथ इनकी हत्या की गई थी। तो 99 का ये पूरा घटनाक्रम था। इसके बाद सिलसिलेवार कुछ घटनाएं सामने आईं और उसके बाद ये हुआ कि कुछ घेराबंदी की गई तो फिर माओवादी पीछे हट गए। उस वक्त एमएमसी जोन का अस्तित्व नहीं सामने आया था, लिहाजा कोई एक पर्टिकुलर कैडर, बहुत मजबूत कैडर इन इलाकों में माओवादियों का उस दौरान नहीं बना। और इसकी वजह जो मानी गई, हत्या की जो वजह मानी गई, वो बाद में जो पकड़े गए कई माओवादी कैडर हैं उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि माओवादियों ने महेश, श्याम और मुरली, ये तीनों नाम आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले प्रेस नोट में जब ये नाम पढ़े थे तब मैंने कहा था कि बार बार इन तीनों नाम का जिक्र आता है। ये तीनों केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे और जो पीपल्स वॉर ग्रुप है या माओवादी संगठन है उनके एकदम फाउंडर्स मेंबर थे, बहुत पॉपुलर लीडर नक्सल संगठन के अंदर माने जाते थे। इन तीनों की जब एक साथ हत्या हुई या इनकाउंटर में इनको मार गिराया गया, जिसे नक्सली हत्या कहते हैं, उसके लिए लिखीराम कावरे को मारा था माओवादियों ने। उनका कोई आरोप था, संभवतः ये था कि किसी तरह की इंटेलिजेंस हुई होगी या कोई रोल रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, या सरकार को एक मैसेज देना होगा कि हम आपके मंत्री को मार सकते हैं, ताकतवर हैं और खून का बदला खून से, ये आप जानते हैं इस तरीके का कई बार पत्र में माओवादी जिक्र भी करते हैं। तो शायद इस वजह से मारा गया उनको। बाद में इनकी बेटी भी, आपको ध्यान होगा कि 2013 में भी चुनाव कांग्रेस से यहाँ जीती इसी सीट पर, पीएचडी होल्डर है हिना कावरे, और 2018 में भी चुनाव जीत कर आई। 2018 के इलेक्शन में मैं यहाँ पर पहुँचा था, तब मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी वहाँ पर। तो ये बैकग्राउंड है मध्य प्रदेश का, और ये एक जो बड़ा घटनाक्रम था लिखीराम कावरे की हत्या का, ये बताता है कि माओवादियों की सक्रियता, मौजूदगी, कॉरिडोर की तरह का इस्तेमाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आने जाने के लिए मध्य प्रदेश के हिस्से का नक्सली करते रहे थे। और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाए, पर साल 2016-17 के बाद से एक ढांचागत तरीके से इसके विकास पर काम करना शुरू किया गया था, जो अब धीरे धीरे जिस तरह से सरकार ने 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा है, तब तक ये मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इस तरह के ऑपरेशंस मध्य प्रदेश में भी जहाँ जहाँ माओवादी मौजूद हैं उनकी घेराबंदी के जरिए किया जाएगा, और ऐसे में जो आर्म्ड कैडर्स हैं उनके सर्वाइवल की मुश्किलें यहाँ पर आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं। तो हमने इस बातचीत के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे माओवादी न केवल दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ के हिस्से तक सीमित नहीं है। श्याम, महेश, मुरली का नाम आपको मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब 2000 में माओवादियों ने अपने जो आर्म्ड कैडर्स हैं उनको पीएलजीए घोषित किया था, पीएलजीए गठित करने की बात कही थी, तो ये तब किया था जब महेश, मुरली और श्याम की शहादत वर्षगांठ वो कहते हैं, जब वो मारे गए थे उसकी वर्षगांठ पर इसकी घोषणा की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लीडर्स थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर विभिन्न राज्यों में संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके बारे में भी हमने आपको एक कड़ी और जोड़कर बताने की कोशिश की। कभी इनके बारे में जो बाकी की भी कहानियां हैं वो भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेकर आएँ। साथ ही आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे मध्य प्रदेश की पुलिस ये मान बैठी है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ही जो माओवादी हैं वो इस संगठन को यहाँ पर चला रहे हैं, और नक्सलवाद पूरे देश की समस्या है। बेशक ये बात सच है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के बीच माओवादियों को पकड़ बनाने में खास सफलता नहीं मिली, लेकिन इसकी वजह कई हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं, और अभी जो है फ़िलहाल ये संगठन वहाँ पर बहुत मजबूत दूसरे राज्यों के दूसरे हिस्सों की तरह ही वहाँ पर
दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बात की भी संभावना है कि जो बचे करीब 250 से 300 की संख्या में माओवादी माने जा रहे हैं एमएमसी जोन में, इनमें भी अधिकांश छत्तीसगढ़ के माओवादी निकलकर सामने आ सकते हैं। तो कैसे छत्तीसगढ़ का संबंध है इस मुठभेड़ से, कैसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ये संगठन यहाँ पर काम कर रहा है, कैसे इसको अलग अलग पीरियड में नुकसान हुआ, कैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में माओवादियों ने एक परिवहन मंत्री की कभी हत्या की थी, ये सारी बातें आपको इस चर्चा के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये ठीक लगे तो देखें, और आपसे मेरा आग्रह है कि आपको सही जानकारी के लिए कोशिश कीजिए कि आपके पास अलग अलग सोर्सेज से ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हों। सोशल मीडिया का एक बड़ा पार्ट ये है कि जो एंकर होता है उसके ज़रिए ही सारी जानकारी आपके पास आती हैं। तो जो एंकर के पास तथ्यात्मक विश्लेषण की जो भी सूचनाएं होती हैं वही आप हासिल कर पाते हैं। अगर आप सूचना जो आपको मिलती है उसका विश्लेषण बेहतर तरीके से करें और ये देखें कि ये आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं। यदि ये लिंक आपको बहुत उपयोगी नहीं लगता है तो कृपया स्किप करें।